नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी अलायंस अपनी राजनीति के माध्यम से प्रधानमंत्री के विजय रथ को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन एक कोशिश के बाद दूसरी गांठ इतनी ज्यादा उलझ जाती है कि इंडी अलायंस का वजूद रहेगा भी या नहीं, ये अभी फिलहाल स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसमें एक और कील ठोक दिया है भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि अब तीसरे मोर्चे को बनाने का समय आ गया है और इसके लिए बाकायदा बातचीत हो गई है। उन्होंने कहा कि मायावती और बीआरएस नेता केसीआर से जो बातचीत हुई है उसके बाद अब यह तय हो गया है कि आने वाले समय में तीसरा मोर्चा बनेगा और तीसरा मोर्चा ही बनने के बाद वास्तव में 2024 की असली लड़ाई होगी। जब उनसे यह पूछा गया कि आपको तो बुलाया नहीं गया, क्या नाराजगी के कारण आप ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि विकल्प की राजनीति में तीसरे मोर्चे का वजूद इसलिए है क्योंकि तीसरा मोर्चा ही वास्तव में सत्ता को असली चुनौती देता आया है। और इस बार भी जिस तरीके से अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इंडी अलायंस इकट्ठा हुआ है, उसमें कहीं से कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है जो प्रधानमंत्री के विजय रथ को रोक सके। लेकिन जो तीसरा मोर्चा बनेगा उसमें क्षेत्रीय दलों को महत्व मिलेगा और शायद यही कारण है कि मायावती और बीआरएस नेता केसीआर तैयार हो गए हैं। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की कुछ पार्टियां भी तीसरे मोर्चे के साथ जुड़ेंगी और महाराष्ट्र की वो पार्टियां जिनसे इंडी अलायंस पूरी तरह से दूर है, वो भी अब तीसरे मोर्चे के साथ आने के लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अगर ये बात कही है तो इसके मायने समझे जा सकते हैं, क्योंकि इंडी अलायंस में बीआरएस नेता केसीआर वहां शामिल नहीं हुए, क्योंकि तेलंगाना में जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है। और इस सीधी लड़ाई में जैसा कि ये दोनों आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, ये इकट्ठा नहीं हो सकते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी तेलंगाना में प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा कर रही है और वहां विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव में उसे ये आशा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उधर उसी के बगल हैदराबाद या आंध्र प्रदेश आप कह दें, वहां की राजनीति में भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें जगन मोहन रेड्डी आगे क्या कदम उठा सकते हैं। कम से कम वो किसी भी कीमत पर इंडी अलायंस को कोई सहयोग नहीं देने वाले। तो क्या यह माना जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपरोक्ष कोई संगठन या समझौता करेंगे, बनाएंगे, ये भी स्थिति नहीं है। ऐसा लगता है कि फिलहाल भाईजान को लगता है कि वो इनको भी तैयार कर लेंगे तीसरे मोर्चे के लिए। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगर ये स्थिति बनी तो उससे मायावती को बहुत बल मिलेगा तीसरे मोर्चे को लीड करने के लिए, क्योंकि मायावती ने अभी तक इंडी अलायंस के हर एक गतिविधि पर, यहां तक कि उनके आमंत्रण को भी पूरी तरह से ठुकरा दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक इंडी अलायंस का कोई एजेंडा पूरी तरीके से सत्ता पक्ष अर्थात एनडीए को हराने के लिए कारगर है ही नहीं। सवाल यह है कि ये बयान क्यों दे रहे हैं, खास करके बीआरएस नेता, जो नीतीश कुमार ने जब पहल की थी सारे विपक्षी दलों को एक करने के लिए, तब बीआरएस नेता टियर वो काफी कुछ कह रहे थे कि वो शामिल होंगे और उन्होंने टीआरएस का नाम भी बदल करके, माफ करिएगा उनका नाम केसीआर है, उन्होंने नाम बदल करके टीआरएस का बीआरएस कर दिया। लेकिन बीआरएस नाम देने के बाद जिस तरीके से वो उपेक्षित महसूस करते रहे, उसके बाद उन्होंने इंडी अलायंस से किनारा कर लिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस अपने खातिर, अपने को राजनीति में प्रभावी बनाने के लिए देश के स्तर पर सबको इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जिस तरीके से बीआरएस का वहां पर वर्चस्व है तेलंगाना में, उस वर्चस्व को वो स्वीकार नहीं करती। और जब हम आपसे इस खबर पर बात कर रहे हैं तो वहां पर बाकायदा एक मीटिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हो रही है, उसमें 10 प्रस्ताव भी पास किए गए हैं जिसमें बीआरएस पर बड़े हमले किए गए हैं, बीआरएस को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया गया है। यही वो विरोधाभास है जिसके कारण से कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहती। ये स्थिति आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब और यहां तक कि हरियाणा में भी चुनाव अपने दम पर लड़ने की बात कर रही है।
उधर नीतीश कुमार भी जिस तरीके से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, वो कुछ राजनीति ऐसी ही कर रहे हैं जिसमें हो सकता है कि मौका आने पर वो पलटें और एनडीए के साथ एक समर्थन की स्थिति बनाएं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इन परिस्थितियों में, जबकि इंडिया अलायंस बहुत ही मुश्किल के दौर में जा रहा है, इंडिया को लेकर के, उसके बाद सनातन को लेकर के जो भी बातें सामने लाई गई, उसमें इंडिया अलायंस में बहुत दरार पड़ चुकी है। ऐसे में अगर असदुद्दीन अवैसी ये कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा गठित होगा और उसको लीड करेंगे बीआरएस नेता केसीआर और मायावती की उसमें मुख्य भूमिका होगी, तो जो राजनीतिक हालात लग रहे हैं वो यही है, क्योंकि मायावती ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में मायावती का जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर है वो पूरी तरह से मजबूत है, और कम से कम एक ऐसी स्थिति में यह पार्टी रही है जब इसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भी लगभग माना जाने लगा था। वो मायावती अगर तीसरे मोर्चे को चुनाव तक लीड करने की स्थिति में अपने को पाई, तो असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, और अगर तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ तो फिर 2024 की लड़ाई त्रिपक्षीय होगी, और इस ट्रायंगुलर फाइट में बाजी कौन मारेगा ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर गाहे बगाहे और लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियां अटैकिंग मोड में हैं, वो हमलावर हैं। अभी प्रत्यक्ष तौर पर बयान तो नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है और अपने राष्ट्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए वो क्षेत्रीय पार्टियों के हितों और उनकी उपयोगिता को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में आगे बढ़ पाना अपने वजूद को खोने जैसा है। और मायावती ने इसीलिए इंडिया अलायंस के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। साथ ही साथ अब बीआरएस, असदुद्दीन ओवैसी और असम नॉर्थ ईस्ट के कुछ बड़ी पार्टियां जैसे बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और कई पार्टियां सीधे सीधे एक बड़े संपर्क की स्थिति बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें मुख्य भूमिका हो सकता है कि मायावती या केसीआर निभाएं। असदुद्दीन ने अपने बयान में कह दिया है। मतलब साफ है कि चुनाव आने के पहले ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति बन जाएगी, तीसरा मोर्चा वजूद में आएगा, और उस स्थिति में इंडिया अलायंस जिस तरीके से माइनस एनडीए सभी दलों को साथ ले चलने की एक भरपूर कोशिश और कवायद कर रहा था, उस पर बहुत बड़ी चोट हो जाएगी। अगर त्रिपक्षीय लड़ाई हुई और तीसरा मोर्चा बना तो वोटों का बंटवारा होगा, और इस बंटवारे में फायदा एनडीए को होगा। लेकिन ओवैसी का कहना है कि बिना बुलाए हम कहीं नहीं जा सकते, हम तीसरा मोर्चा बना करके मुद्दों के आधार पर मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने का प्रयास करेंगे। ओवैसी ने इसके साथ ही साथ एक पॉजिटिव राजनीति का भी संकेत दिया, और एक चोट मारी है उन्होंने कांग्रेस पर, जब उन्होंने कहा कि नया संसद भवन बन गया है, अब वहां पर काम होना चाहिए। बिना वजह रुकावट और रोक लगाने की कोशिश कहीं न कहीं संसदीय राजनीति को बड़ी चोट पहुंचाती है। अगर ओवैसी ये बात कह रहे हैं तो मायने अब समझिए। हालांकि उनको भारतीय जनता पार्टी का बी अर्थात एजेंट पार्टी कहा जाता है, लेकिन तीसरे मोर्चे की राजनीति को आगे बढ़ाकर मायावती जैसे छत्रप को अपने साथ लेकर के, साथ ही साथ बीआरएस को साथ लेकर के अब एक बड़ी राजनीतिक गलियारे की घोषणा कर दी गई है, और इस स्पेस में इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमारी ये खबर और ये जानकारी, साथ ही साथ विश्लेषण कैसा लगा, हमें आप प्लीज अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।